सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। और आज की इस क्लास के अंदर हम समझेंगे इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चैन के साथ कि पहले क्या हुआ, उसके बाद फिर उसके बाद। तो इस तरीके से हम पूरी स्केलर चेन बनाते हुए चलेंगे जिससे हम हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को एक बेहतर तरीके से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मार्क्स करने के तरीके से हम समझ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शुरुआती दिनों के अंदर यानी शुरुआती 3 आम चुनावों के अंदर जो कांग्रेस का रोल था, उसका परफॉर्मेंस था, वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का था। यानी पूरे भारत के अंदर इसकी टक्कर देने वाली कोई पार्टी नहीं थी या फिर ये कह लीजिए कोई विपक्षी दल ही नहीं था। यानी पूरे भारत के अंदर इसकी भरकर सीटें आती थी, कोई राज्य नहीं छूटता था और इवन बहुत अच्छा काम चल रहा था। यानी शुरुआती 15 सालों के अंदर इसने बहुत अच्छा काम किया और इसी तरीके से इसके इन 15 साल के पीरियड को हम कांग्रेस प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। तो चौथा आम चुनाव जब आया तो इसको बिल्कुल बहुत बड़ा धक्का लगा। अब वो बहुत बड़ा धक्का क्या था, उसको हम राजनीतिक भूकंप की भी संज्ञा देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब से देश आज़ाद हुआ था तो ये देश की अंतरिम सरकार थी। देश में संविधान बनने से पहले, चुनाव आयोग बनने से पहले ही ये राज करने लग गई थी। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी जो देश का संविधान या चुनाव आयोग बना था उससे पहले ही प्रधानमंत्री घोषित हो चुके थे। तो यहाँ पर देश की अंतरिम सरकार थी, पूरे देश के लोगों का इसके ऊपर बहुत भरोसा था। तो ये देश की अंतरिम सरकार थी और चुनाव आयोग बनने के बाद, चुनाव होने के बाद भी यही जीतती हुई आ रही थी। तो चौथे आम चुनाव जब हुआ तो इस तरीके से इसको धक्का लगा कि इसके एक साथ 9 राज्यों के अंदर हार हुई। अब वो 9 राज्यों के अंदर एक साथ हार होने का क्या कारण था, क्या वजह थी, खैर वो अभी पढ़ेंगे। बट इन सब सिचुएशन को लेकर चौथे आम चुनाव को हम राजनीतिक भूकंप की भी संज्ञा देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी सिचुएशन आगे स्टार्ट कब हुई, तो ये स्टार्ट हुई मई 1964 में, जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई। जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो सबसे बड़ा हमारे पास सवाल ये आ गया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कई सारे लोग खड़े हुए। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनना चाहते थे बट उनसे भी कई ज़्यादा प्रभावशाली नेता थे। तो पहला जो एक तरह से इनविटेशन दिया वो दिया के कामराज को। के कामराज जी ने मना कर दिया कि भाई मैं जिस अपनी पार्टी का अध्यक्ष हूं और जिस पद पर मैं नियुक्त हूं मैं उसके लिए ही बेस्ट हूं, मैं और प्रधानमंत्री के लिए अभी काबिल नहीं हूं और ना मैं बनना चाहता। तो के कामराज जी ने तो पीछे कर लिया हाथ। अब उनके बाद जो सबसे दिग्गज नेता थे, संवैधानिक नेता थे और सूझबूझ के साथ काम करने वाले नेता थे, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 के अंदर प्रधानमंत्री बने। तो 1964 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई, 1966 के अंदर ये प्रधानमंत्री बने। तो इस टाइम पीरियड के बीच में आखिर कौन प्रधानमंत्री रहा देश का, तो इसके बीच में कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, यानी कि जिसको हम कहते हैं टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर। तो टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर जिसको हम गुलजारी लाल नंदू के नाम से जानते हैं, तो गुलजारी लाल नंदू या नंदा ये वो प्रधानमंत्री थे जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए बने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री जी को चुनने से पहले। तो लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए बट इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर देश को बड़ी परेशानियों में देखा। इन्होंने कई सारी चीज़ों में देखा है, लड़ाइयाँ देखी, इन्होंने आपातकालीन संघर्ष भी देखा, लड़ाइयाँ देखी और साथ ही साथ जितने भी हमारी मानसून की असफलताएं थी इसको देखा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था, ये आप खास ध्यान रखिएगा। जो मानसून की असफलताएं हुई थी, हमारी जो फसलें थी वो खराब हो गई थी, उनकी वृद्धि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, मिट्टी की उर्वरता खत्म हो चुकी थी। तो इस तरीके से लेकर देश के अंदर खदान संकट आ चुका था और ज़्यादा पैसा खर्च होने की वजह से मिलिट्री के ऊपर, क्योंकि हम लड़ाई भी लड़ रहे थे उसी साल में, यानी 1960 के दशक के अंदर ही हमने चीन से भी लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान से भी लड़ाई लड़ी। तो मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च हो गया तो आर्थिक संकट आ गया हमारे पास, खदान संकट आ गया हमारे पास, मानसून की असफलता की वजह से हमारे पास फसलों का संकट आ गया। तो इतने सारे संकटों को लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश की जनता को प्रेरित किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया और सबको सपोर्ट किया कि हम इस मुश्किल समय से भी निकल जाएंगे। तो यहाँ पर
जब हमारा और पाकिस्तान का समझौता हुआ था अयूब खान के बीच में और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में, तो वो ताशकंद के अंदर हुआ था, कजाकिस्तान के अंदर या उज़्बेकिस्तान के अंदर। तो ताशकंद के अंदर वो समझौता हुआ, तो वो समझौते के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी की एक तरह से मृत्यु हो गई। अब वो मृत्यु कैसे हुई ये एक विवाद का मुद्दा है हमारे लिए, इसकी मृत्यु का किस तरीके से प्रमाण है ये आज तक कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई, अब उसके बाद फिर से जो हमारे चुनाव की मतलब चुनाव करवाने थे, अब चुनाव बीच में कैसे हों, यानी कि अब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद फिर से प्रधानमंत्री की सीट खाली हो गई। अब प्रधानमंत्री की सीट जब खाली हो गई तो इस तरीके से अब फिर से राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती हमारे पास आ गई। अब क्या हुआ, अब फिर से गुलजारी लाल नंदू जी को बिठा दिया, अब आप फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाओ, तक हम अगले चुनाव नहीं करवा लेते। तो उस समय पर कांग्रेस का दबदबा था, ये भी तो कांग्रेस के ही थे। तो कांग्रेस के जो भारी भरकम जिनकी पूरे कांग्रेस के दल पर चलती थी और इवन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली नेता थे, उनको हम सिंडिकेट कहते थे। सिंडिकेट के अंदर कुछ हमारे पास नेता ये आते हैं जैसे कि के कामराज, एस के पाटिल, के एस निजली गंपा, अतुल्य घोष, नीलम संजीव रेड्डी, ये सारे वो लोग हैं जिनको हम सिंडिकेट की संज्ञा देते थे। अब जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई और गुलजारी लाल नंदू जी को बिठा दिया कि भाई आप प्रधानमंत्री का कार्यवाहक संभालो कुछ समय के लिए, तो सिंडिकेटों ने इंदिरा गांधी का नाम सजेस्ट किया कि भाई आप प्रधानमंत्री बन जाओ। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा मतलब एक तरह से राज था, एक चाल थी। वो चाल क्या थी, देखो मोरारजी देसाई पहले भी बनना चाहते थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद, बट के कामराज को इनविटेशन दी, उन्होंने इनविटेशन पीछे कर ली, फिर से मोरारजी देसाई आ गए। फिर मोरारजी देसाई क्यों पीछे हट गए, क्योंकि हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो काफ़ी दिग्गज नेता थे, संवैधानिक नेता थे, तो उन्होंने उनकी छवि के कारण कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपना नाम भी दाखिल नहीं करवाया। बट अब क्या था, जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई तो सिंडिकेटों ने किसी और का नाम नहीं, इंदिरा गांधी का नाम सजेस्ट किया। अब वो सजेस्ट इसलिए किया क्योंकि इंदिरा गांधी एक अनुभवहीन नेता थी, उनके पास कोई अनुभव नहीं था, कोई भी तरीके से कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना कोई एक्टिविटी थी। तो इन लोगों ने कहा कि भाई हम प्रधानमंत्री भले ही ना हो, दिमाग हमारा होगा, जो इंदिरा गांधी हैं वो हमारे दिमाग से चलेंगी क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता और हम दिग्गज नेता, हम पुराने नेता, हमें सब कुछ पता है, तो वो हर चीज़ का, हर मसले का सवाल लेने के लिए, पूछने के लिए, जानने के लिए वो हमारे पास ही आए करेंगी। तो इनको इन्होंने गूंगी गुड़िया के नाम से भी सजेस्ट किया था। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी का नाम इन्होंने सजेस्ट किया। अब उनके खिलाफ में मोरारजी देसाई खड़े हुए थे, बट सिंडिकेटों का सपोर्ट भाई इंदिरा गांधी को था, तो इंदिरा गांधी जीत गई। तो यहाँ पे इसको नोट से समझते हैं। तो मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी 1966 में प्रधानमंत्री बने और उनके प्रधानमंत्री बनने के समय तक एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे जिनको गुलजारी लाल नंदू के नाम से हम जानते हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद फिर से राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती आ गई, परंतु सिंडिकेटों ने प्रधानमंत्री बनने के लिए इंदिरा गांधी को चुना। और क्यों चुना ये मैं आपको बता चुका हूं, फटाफट से इसके नीचे लिख लीजिएगा, देन आगे के नोट्स कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है 1960, यानी खतरनाक दशक के नाम से हम इसको जानते हैं। अब खतरनाक दशक की इसको संज्ञा क्यों दी गई है, कई सारे कारण हैं। पहला हमारे पास आता है भारत और चीन युद्ध। भारत और चीन युद्ध इसी 1960 के दशक के अंदर हुआ था, यानी कि 1962 के अंदर भारत और चीन का युद्ध हुआ। दूसरा पॉइंट, भारत और पाकिस्तान युद्ध, जो कि 1965 के अंदर हो गया। फिर मानसून की असफलता हमने देखी, जिससे हमारी फसलें पूरी तरीके से खराब हो गई और हमारे देश के अंदर फसलों का संकट आ चुका था। और सेना पर ज़्यादा खर्च हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने एक ही दशक के अंदर भारत ने पाकिस्तान का भी युद्ध देखा और भारत ने चीन का भी युद्ध देखा, जिसकी वजह से मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका था। इसी वजह से हमने क्या करा कि सेना पर ज़्यादा खर्च किया, जिससे हमारे देश के अंदर आर्थिक संकट आ गया और आर्थिक संकट आने की वजह से महंगाई तेजी से बढ़ गई। अब ये बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो कि खतरनाक दशक के नाम से मशहूर है। अब यही खतरनाक दशक, इस 1967 का जो चुनाव हुआ, इसका बहुत बड़ा कारण हुआ कांग्रेस को हराने का। अब कांग्रेस इसमें हार गई, इसको हम राजनीतिक भूकंप की भी संज्ञा देते हैं। इसके नोट्स पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अर्थात विपक्षी दलों ने सरकार की कमियों को उजागर करना शुरू किया और कांग्रेस पहली बार चौथे आम चुनाव में 9 राज्यों के अंदर हार गई। अब 9 राज्यों के अंदर जो वो हार गई, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जिस कांग्रेस ने 3 आम चुनावों तक हार ही नहीं देखी, उसकी इस जीत को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जान लिया गया। देश आजाद होने के बाद देश की अंतरिम सरकार ये बनी। अब एकदम उसका 9 राज्यों के अंदर हार जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। और इसके अंदर जो बड़े बड़े नेता थे, दिग्गज नेता थे, जिनको हम सिंडिकेटों
सीटों के नाम से जानते थे वो तक अपने राज्यों के अंदर हार चुके थे। इसका सबसे बड़ा कारण था ये 1960 का दशक। दूसरा, जो गैर कांग्रेसवाद थे, यानी कि जो इसके विपक्ष में थे, जो कोई भी दल था, चाहे समाजवादी दल हो चाहे कोई और दल हो, जो भी इसके विपक्ष में थे, उन्हें मौका मिल गया कांग्रेस को हराने का, इसकी कमियों को उजागर करने का, जनता को बताने का। अलग अलग तरीकों से इसकी कमियों को बताया गया, जिससे लोगों ने इसको वोट डालना बंद किया और एक साथ इसके 9 राज्यों के अंदर हार हुई। तो 1967 का जो राजनीतिक भूकंप आया, उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है। एक कारण और है जिसका नाम है गैर कांग्रेसवाद, उसको भी फटाफट से लिख लो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि चौथे आम चुनाव के अंदर कांग्रेस के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या है दूसरे नंबर का। तो वो है गैर कांग्रेसवाद। यानी कि हमने देखा कि जैसे ही तीसरे आम चुनाव के बाद चौथा आम चुनाव आया और उसमें खतरनाक दशक को हमने देखा, तो उस खतरनाक दशक ने कांग्रेस के खिलाफ कई सारे ऑप्शन खड़े कर दिए थे। अब जो इसके जो अपोजिशन पार्टी थी, उसने इस चीज़ का फायदा उठाया और इतनी सारी कमियों को पब्लिक के सामने उजागर किया, जिससे पब्लिक प्रेरित हुई कि भाई इन्हें वोट देना तो बेकार है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी कांग्रेस के चौथे आम चुनाव के अंदर हारने की। तो गैर कांग्रेसवाद के अंदर क्या पड़ा कि जो दल अपने कार्यक्रम और विचारधाराओं पर एक दूसरे से अलग थे, वे सभी एकजुट हो गए। यानी कि कांग्रेस को हराने के लिए जितने भी अलग हमारे विपक्षी दल थे, चाहे उनकी कार्य अलग हों, इनकी विचारधाराएं अलग हों, कुछ भी मतलब नहीं, सिर्फ कांग्रेस को हराना, वो सब एकजुट हो गए कि क्यों ना मिलकर कांग्रेस को हराते हैं और इसकी इस कांग्रेस प्रणाली को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर सब एकजुट हो गए तथा इन्होंने सीटों के संदर्भ में चुनावी तालमेल करते हुए भी कांग्रेस विरोधी मोर्चा तैयार किया और साथ ही साथ समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस स्थिति को गैर कांग्रेसवाद के नाम से संज्ञा दी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई इतनी सारे पार्टी ने यानी विपक्षी दलों ने सबने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा तैयार करा, कांग्रेस विरोधी मोर्चा तैयार करा, जिसने कांग्रेस को हराने के लिए हर तरीके से कार्य कर रखे थे कि हमें हर तरीके से अपनी सीटों को तालमेल में ले आना है, अपनी विचारधाराओं को पीछे रखना है, कार्यक्रम को पीछे रखना है, बट हमें अभी एक होना है सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए। और इसी तरीके से सिचुएशन जो चल रही थी, तो एक समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इसको गैर कांग्रेसवाद की नीति भी कही थी, संज्ञा भी दी थी। ठीक है, तो वर्ष 1967 के चुनाव में राज्यों के गठबंधन सामने आए और यहीं से हमने गठबंधन को देखा, भाई हाँ गठबंधन क्या होता है। तो राज्यों के गठबंधन सामने आए और गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों ने संयुक्त विधायक दल बनाया और साथ ही साथ जो गैर कांग्रेसवादी थे ना, उन्होंने अपना एक संयुक्त विधायक दल भी बना लिया, जिसको हमने एसयूडी कहा। और पंजाब राज्य में जो ये एसयूडी बना था, इसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट भी कहा गया था। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि एक हमारे यहाँ से क्या हुआ, गठबंधन भी बना था कांग्रेस को हराने के लिए इन कई सारे राज्यों के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ध्यान रखिएगा। अब इसी के अंदर हमने एक टॉपिक और देखा जिसका नाम था दल बदल की नीति। तो वर्ष 1967 के चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने आया दल बदल का। अब वो क्या है, देखो दल बदल यानी कि 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस के एक विधायक गयालाल हरियाणा, यानी गयालाल हरियाणा ने 3 बार पार्टी बदली एक ही चुनाव के अंदर, यानी कि एक कार्यकाल के अंदर 3 बार पार्टी बदली और ये दल बदल का सबसे बड़ा उदाहरण बन गए। और साथ ही साथ इनके ऊपर एक राजनीतिक जुमला भी दिया कि आया राम गया राम, आया राम गया राम। तो राजनीतिक जुमला इन्हीं के ऊपर दिया था और यहाँ से हमने दल बदल को समझा कि वो आखिर क्या होता है। जब एक राजनीतिक दल का नेता अपने पखवाड़े को छोड़कर किसी और राजनीतिक दल के अंदर चला जाता है तो उसको दल बदल की नीति कहते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि इस 1967 के चुनाव ने हमें बहुत कुछ सिखाया। क्या सिखाया कि इस कांग्रेस प्रणाली का अंत बताया। और एक कांग्रेस प्रणाली का अंत कैसे हुआ, खतरनाक दशक की वजह से हुआ। खतरनाक दशक के अंदर क्या क्या चीजें हुई, भाई फसलें खराब हो गई है ना, खदान संकट आ गया, महंगाई बढ़ गई और युद्ध देखा हमने पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ युद्ध देखा हमने। हमारे यहाँ पर जो हमारा पैसे थे उससे तरीके से हमने क्या करा, सेना के ऊपर ज्यादा खर्च करा, आर्थिक संकट आ गया, जो एक बहुत बड़ा कारण बना कांग्रेस को हराने का। और गैर कांग्रेसवाद भी दूसरा सबसे बड़ा कारण बना। और गैर कांग्रेसवाद के बाद जो 1967 का चुनाव, मतलब उसके बीच में ही दल बदल का टॉपिक भी इसने हमें सिखा दिया। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, हमने खतरनाक दशक सीखा, राजनीतिक भूकंप सीखा, गठबंधन सीखा, इसके अंदर गैर कांग्रेसवाद में कांग्रेस को हराने के लिए गठबंधन बनाया, एसयूडी बनाया, हमने वो देखा और दल बदल भी हमने सीख लिया। तो 1967 का जो चुनाव था वो काफी महत्वपूर्ण चुनाव था, इसने कई सारी चीजें हमें सिखाई। इसके बाद क्या हुआ,
तो चलिए स्टूडेंट्स, इतनी बड़ी हार होने के बाद भी कांग्रेस ने जैसे तैसे अपने केंद्र के अंदर अपनी पार्टी बचा ली। यानी केंद्र के अंदर तो इनकी पार्टी बन गई, बट 9 राज्य उन्होंने खो दिए। अब केंद्र में इनकी पार्टी बन गई। अब जैसे मैंने बताया कि सिंडिकेटों ने इंदिरा गांधी का नाम सजेस्ट क्यों किया था कि वो उनके इशारों पर चलेंगी, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि 1969 का जब राष्ट्रपति चुनाव आया तो इंदिरा गांधी के बीच में और सिंडिकेटों के बीच में बहुत बड़ा मतभेद हुआ, और इस मतभेद के बाद ना कांग्रेस प्रणाली पूरी तरीके से बदल गई। कैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी, जो कि खुद भी सिंडिकेटों के अंदर आते थे, उन्होंने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया कि भाई ये उम्मीदवार है, यही राष्ट्रपति बनेगा। बट यहीं पर क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करवा दिया और वोट डालने के लिए कह दिया अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर। अब यहाँ से क्या हुआ, क्या होना था भाई, प्रधानमंत्री ने नाम दिया है, वो तो जीत ही गया। तो वीवी गिरी जैसे जीता, तो वीवी गिरी के चुनाव जीतने के बाद सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया, और जिसके बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट की स्थापना कर दी, और बाद में जाके इसी पार्टी को असली कांग्रेस के नाम से भी जाना गया। और जो तत्कालीन हमारी कांग्रेस थी, यानी बची हुई कांग्रेस थी जो स्टार्टिंग की थी, उसको सिंडिकेटों ने कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। तो ये 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसके अंदर ये चीज थी। इसके बाद जो 1971 के अंदर चुनाव होना था, अब 1967 में हो गया, अब 1971 के अंदर होगा। तो 1971 के अंदर जो चुनाव होना था, अब इंदिरा गांधी को टेंशन हो गई कि भाई कैसे ना कैसे करके जो हमने अपनी केंद्र के अंदर सरकार बचाई है, इसको और मजबूत करने के लिए हमें राज्यों की जरूरत है। तो जो 9 राज्यों के अंदर हमने करारी हार पाई है, इसको कैसे ना कैसे करके पाया जाए। तो इसके अंदर उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, और एकमात्र ऐसा नारा था जिसने उनको फुल सपोर्ट किया इस पूरे 9 के 9 राज्यों में दोबारा से अपनी सत्ता लाने के लिए 1971 के अंदर। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 1971 के अंदर चुनाव जीतने के लिए कई सारे 10 सूत्रों का 10 सूत्र यानी कि 10 मूल सूत्र का उन्होंने मतलब सहारा लिया, जिसके माध्यम से उन्होंने उसके ऊपर काम करके इस नए चुनाव को जीता। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत छोटी क्लास रहने वाली, जिसको मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। अभी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो आपका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। सो होपफुली जितना अब तक मैंने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा, और कहीं कोई डाउट हो भी तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, उसी दिन उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो जितनी चीज़ें हमने बताई हैं, हो सकता है आपने मेरे साथ ना लिखी हूँ, तो वीडियो स्टार्टिंग से शुरू कीजिएगा और सभी चीज़ों को लिखते हुए आ जाइएगा, क्योंकि मैंने लिखावट के साथ एक्सप्लेनेशन भी दी है। ये सब आपने लिख लिया हो तो एक बार अपनी लैंग्वेज के अंदर जितना मैंने पढ़ाया उस पूरी थ्योरी को ज़रूर लिखिएगा, लाइन टू लाइन और चैन टू चैन, कि पहले स्टार्टिंग कैसे हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। इससे आपका पूरा चैप्टर एक थ्योरी के बेस पर याद हो जाएगा, एक कहानी के बेस पर याद हो जाएगा। इसके बाद हमारा कुछ नहीं बचा, 1971 का चुनाव बचा है। 1971 के अंदर गरीबी हटाओ का नारा कैसे काम किया गया था, 10 मूल सूत्र क्या हैं जो कि जो हमारे इंदिरा गांधी थे उन्होंने अपनाए थे, और प्रीवी पर्स क्या है और ग्रैंड अलायंस क्या है। तो बच्चे तो बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट वो हैं बहुत छोटे छोटे जो एमसीक्यू बेस पर और कुछ 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पे बेस पर पूछ लिए जाते हैं। उन सबको हम कवर अप कर लेंगे। बहुत छोटी क्लास रहेगी हमारी नेक्स्ट क्लास, सो बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ एंड ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।